हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज़ 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान, मैथ और सामाजिक विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आइए चेक कराते हैं। यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 1 से कटेगा और खुद 8 से भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 4 से भी 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। 9 को देख लीजिए, ये 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, साथ में ये 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11 को देखिए, ये 1 से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा, और ये अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 11 यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मुंबई से थाने, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न की पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य कौन करता है, तो ओजोन परत करता है। और इस ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो बोल रहा है कि इस थीटा का मान आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न साइन थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए थीटा का जब आपको मान निकालना है तो यहाँ से साइन को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और ये साइन कब हटेगा, तो जब यहाँ पे साइन रहेगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो अब आपको देखना है कि साइन कितने डिग्री का मान यहाँ पे 1/2 होता है। तो साइन यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा, और साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है,
तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ पे मान निकल गया थीटा का, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है Cu, बी ऑप्शन है Ag, सी ऑप्शन है S, डी ऑप्शन है Br यानी ब्रोमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। तो Ag यानी सिल्वर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए रूट 49 का वर्गमूल निकलता है, तो बिल्कुल निकलता है। रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद देखिए 64 का वर्गमूल निकलता है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो यहां से भी रूट क्या हो गया, हट गया, यानी ये हो गया 7/8। और 7/8 कौन सी संख्या है, तो 7/8 ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब हम यहाँ पे बी ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रूट 81 का वर्गमूल 9 होता है, यहाँ से तो रूट हट गया, लेकिन यहाँ पे रूट 11 का वर्गमूल नहीं होता है। जब रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। जब ये रूट में रह गया तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ भी 63 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी रूट में रह जाएगा। और 31 और 51 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसमें भी रूट रह जाएगा। तो ये तीनों अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है कि एक बहुपद है x² - 4x + 3 और इसके दो यहाँ पे क्या है, मूल हैं, अल्फा और बीटा। तो बोल रहा है कि यहाँ पे 3 अल्फा + 3 बीटा का यहाँ पे आपको क्या करना है, मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो 3 अल्फा + 3 बीटा का यहाँ पे आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन है, यानी 3 यहाँ पे 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 3 को क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से 3 निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ से भी 3 यहाँ पे बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा क्या होता है, ये शून्यकों का क्या होता है, योग होता है। और शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे -b/a। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होगा, 1 रहता है। तो a का मान यहाँ पे 1 निकल गया। b का मान यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो b होता है। तो x में कितना गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे -4 कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान -4 है। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो होता है c, यानी c का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 और यहाँ पे क्या है, माइनस। उसके बाद देखिए b का मान यहाँ पे देखिए -4 है। तो -4 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। और बट्टा a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, यानी 4/1। जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12/1 का मतलब क्या हुआ, 12 हुआ। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर।
11 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक आलेख अगर प्रतिच्छेदी होगा तो इसका कितना हल होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कितने जगहों पे काट रही हैं, तो ये एक जगहों पे काट रहे हैं, तो इसका हल कितना होगा, तो केवल एक हल होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे आलेख समानांतर होगा तो ये दोनों रेखाएं कितनी जगह पे काट रही हैं, तो एक भी जगह पे नहीं काट रही हैं, तो इसका हल कितना होगा, 0 होगा, यानी इसका हल एक भी नहीं होगा। अगर आलेख समपाती होगा तो इसका हल कितना होगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी जगहों पे यहाँ पे काटती हुई जा रही है, यानी इसका हल क्या होगा, अनगिनत होगा। तो उम्मीद करते हैं इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न था कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। जो ये बिंदु है -8 और 6 ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये y अक्ष हो गया और ये हो गया x अक्ष और ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है x यहाँ पे माइनस में होता है और जो y होता है वो प्लस में होता है, और तीसरे यहाँ पे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होता है, और यहाँ पे देखिए चौथे चतुर्थांश में क्या होता है x प्लस में होता है लेकिन y क्या होता है माइनस में। तो यहाँ पे देखिए ये एक बिंदु है जिसका पहला वाला होता है x का मान और जो दूसरा बिंदु होता है वो क्या होता है y का मान, यानी x इसमें माइनस में है और y क्या है प्लस में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x यहाँ पे माइनस में है और y यहाँ पे क्या है प्लस में है। तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है तंबाकू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो यहाँ पे गन्ना व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक फसल है, तंबाकू भी व्यावसायिक फसल है, लेकिन यहाँ पे गेहूं है ये क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है कांडला में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है कोलकाता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में ये क्या है स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। ए ऑप्शन है निर्वात रहता है, बी ऑप्शन है वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट के है, तो ए और डी निकालें। यहाँ पे आपको एक एपी दिया है और बोल रहा है कि इसका ए निकालिए और क्या निकालिए, यहाँ पे डी निकालिए। तो ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, जो एपी का प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है, यानी ए का मान यहाँ पे 3 निकल गया। अब आपको निकालना है यहाँ पे डी। डी किसे कहते हैं, तो सार्वअंतर को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए सार्वअंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे 7 है, तो 7 रख दीजिए। और पहला पद कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। अब घटा लीजिए, 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 4। यानी डी का मान 4 निकल गया और ए का मान 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए का मान 3 और डी का मान यहाँ पे 4 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है वो भी कैसा होता है, उदासीन होता है, और उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कि 2 cos 2 थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे कितने डिग्री रख देंगे हम, 30 डिग्री रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए 2 cos 2 गुणे और थीटा की जगह पे हम कितना डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे। तो 2 cos 30 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश है ये किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का,
बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक जो होता है, जो साधारण नमक होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 7, 8, 9, 7, 8 फिर 9, 9, 9, 3, 5, 4 का बहुलक निकालें। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 कितना बार आया है, 4 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आया है। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न की रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। जो हमारा खून होता है वो किसके कारण से लाल दिखाई देता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के कारण, डी ऑप्शन है लसिका के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी के कारण से जो हमारा रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है। जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयोगी होती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो जो काली मिट्टी होता है वो कपास के लिए उपयोगी होता है। काली मिट्टी पे कपास सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो गुजरात है और महाराष्ट्र है यहाँ पे काली मिट्टी सबसे अधिक होता है और वहाँ पे कपास भी सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो कपास होता है उसको उजला सोना भी बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है 0.02%, बी ऑप्शन है 0.03%, यहाँ पे सी ऑप्शन है 0.003%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0.04%। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दिल से लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।